जय साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जक्काप अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथी आप लोग देखते आ रहे हैं कि मनोविज्ञान के बेहतरीन सेशन को हम लोग लगातार कंटिन्यू देखते चले आ रहे हैं। और जैसे ही कुछ दिक्कतें आ गई थी तो बीच में वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी, एक दो चार दिन की समस्या आ गई थी, कुछ इशू हो गए थे। तो आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार के थर्ड सेशन में। आज आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसमें हम देखेंगे कि शैक्षिक नवाचार होता क्या है, जिसको कहते हैं इवैल्यूएशन इनोवेशन। ठीक है मित्र, तो आइए देखते हैं शैक्षिक नवाचार। शैक्षिक नवाचार, इसको मित्र कहते हैं इवैल्यूएशन इनोवेशन। ठीक है, इवैल्यूएशन इनोवेशन। ठीक, अब शैक्षिक नवाचार होता क्या है? तो परिवर्तन समाज के जीवंत होने का प्रमाण है, यह बात ऐसी मानी जाती है जैसे सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन की देन है, क्योंकि शिक्षा समाज का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो इसमें जो भी नए नए विचार या नए नए तथ्यों के माध्यम से शैक्षिक दृष्टिकोण बदलता चला गया, उसी को हम क्या कह दिए, शैक्षिक नवाचार की प्रक्रिया के रूप में हम जानते चले गए। जैसे प्रयोग वे, अनुसंधान वे, वह क्या है, शैक्षिक नवाचार के भाग ही हैं। जस्ट सेकेंड। क्या मित्र, उसी के भाग हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शैक्षिक नवाचार। जैसे इसमें आते हैं, देखते हैं कि जो नवाचार शब्द है, आप लोग जानते हैं कि नवाचार जो शब्द है, देख लेते हैं इसकी पृष्ठभूमि, देख लें कि इसको तो आप समझ ही जाएंगे कि नवाचार क्या है। ठीक, तो शैक्षिक नवाचार अब देख लेते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परिभाषा। जैसे कि नवाचार एक शब्द है ना, नवाचार एक ही में है, तो इसको अगर दो भागों में बांटे तो एक को कहेंगे नव और दूसरे को क्या कहेंगे, आचार। ठीक है, आचार। ठीक, तो नव का मतलब होता है नया, है ना, और आचार का मतलब होता है आचरण। ठीक, क्या होता है, आचरण या परिवर्तन या व्यवहार, है ना। तो इन सब चीजों का जो मिलकर अर्थात इसको क्या कहेंगे कि वह परिवर्तन क्या साथी, वह परिवर्तन जो नए विचार लाए, उसे क्या कहते हैं, नवाचार कहते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं आगे। E.M. रोजर्स के अनुसार, किसके अनुसार साथी, E.M. रोजर्स के अनुसार। ठीक, यह क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। यह कहते हैं कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति
व्यक्ति के नवीन विचार में होती है, नवीन विचार में होती है। ठीक, यह किसके अनुसार है? E.M. रोजर्स के अनुसार। अगला आते हैं, देखते हैं। H.S. भोला, H.S. भोला के अनुसार, ठीक है, यह क्या कहते हैं? ये भारतीय विचारक हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। नवाचार एक विचार है, एक अभिवृत्ति है, एक कौशल युक्त यंत्र है, या इसमें दो या दो से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिसे व्यक्ति या संस्कृति ने पहले अपनाया है। ठीक है मित्र, आगे है H.G. वार्नेट के अनुसार देख लीजिए क्या कहते हैं यह। तो यह कहते हैं मित्र कि नवाचार एक ऐसा विचार या व्यवहार है जो नवीन और वर्तमान के गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ठीक, शैक्षिक नवाचार कहलाता है। यह चीज़ ध्यान से देखिएगा। इसमें वजह क्या है ध्यान से देखने की? तो वजह इसकी यह है ना कि ध्यान से इसे क्यों देखना है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इतना महत्वपूर्ण है कि इससे क्वेश्चंस हर साल एक दो हमेशा आ ही जाते हैं। यह चीज़ ध्यान में आपके होनी चाहिए। ठीक है, अगली बात H.G. वार्नेट के अनुसार कि नवाचार एक ऐसा विचार या व्यवहार है जो नवीन और वर्तमान के गुणात्मक दृष्टि से क्या है? भिन्न है। अर्थात वह चाहे नवीन हो या वर्तमान की स्थिति हो, उससे क्या है? वो भिन्न है। एक नया विचारात्मक दृष्टिकोण होता है, क्या? नवाचार होता है। ठीक है, कोठारी आयोग के अनुसार देख लेते हैं। किसके अनुसार? कोठारी आयोग के अनुसार। कोठारी आयोग के अनुसार
इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जो आपके यूनेस्को द्वारा 1971 में जो सम्मेलन किया गया था, वहीं पे नवाचार की बात वहां पे प्रारंभ कर दी गई थी। वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन था, लेकिन उस क्षेत्र में भी नवाचार लाने की प्रक्रिया को संबोधित किया गया था। तो नवाचार जो है शिक्षा के दृष्टि में जोड़ने का काम वहीं से हुआ है या वहीं से लिया गया। तो कोठारी आयोग के अनुसार क्या कहता है इसने कहा कि नवाचार के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, नवाचार के अंतर्गत नवीन और उपयोगी विचार, ठीक है साथी, क्या उपयोगी विचार, नियोजित प्रयास एवं उन्हें अपनाने की, क्या साथी, उन्हें अपनाने की इच्छा शक्ति, उन्हें अपनाने की इच्छा शक्ति विद्यमान होती है। ठीक, इन्होंने शैक्षिक नवाचार में शिक्षा को जोड़ा। तो इन्होंने कहा कि नवाचार परिवर्तन, उसके बाद क्या होगी, शिक्षा होगी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है मित्र, दूसरी बात, कि नवाचार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नवाचार की आवश्यकता हम लोग हेडिंग लगाएंगे, किसकी, नवाचार की आवश्यकता। अगर बात आ जाए, पूछ दे आपसे कि नवाचार शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, तो यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा साथी, यूनेस्को के द्वारा 1971 में जो सम्मेलन हुआ था, 1971 में जो सम्मेलन हुआ, उसी में नवाचार की बात की गई। किसकी, नवाचार की बात कही गई। ठीक है साथी, आगे देखते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो शिक्षा में गुणात्मक सुधार, पहला क्या है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से इस चीज को नोट करिएगा, तथा मात्रात्मक प्रचार करने के लिए या प्रसार करने के लिए। अगला है, यह आवश्यकता कभी कभार यह पेडागोजी में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है ना। आगे, सामाजिक आकांक्षाओं एवं सामाजिक आकांक्षाओं एवं सामाजिक आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, यह बात ध्यान दीजिएगा कि यह महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैं इसको पूरा बेहतरीन तरीके से 3 सेशन मैंने ले लिया इसको कराने में। ठीक है, दूसरी बात, बढ़ती जनसंख्या में
में शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक, अगला वैज्ञानिक तथा, क्या साथी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान का प्रसार या विस्तार करने के लिए। ठीक, अगला जो हो जाएगा मित्र, क्या हो जाएगा कि शिक्षित बेरोजगारी को, ध्यान दीजिएगा, शिक्षित बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार के अवसर सुलभ कराना, शैक्षिक बेरोजगारी को रोजगार के अवसर सुलभ कराना। अभी जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि शिक्षा दी जाती थी लेकिन शिक्षा पर्पज विहीन होती थी, या तो उसमें यह होता था कि सरकारी नौकरी पाना है, इसी को दृष्टिकोण में रख के ज़्यादातर शिक्षाएं दी जाती थी। ठीक है, अधिकारी बनना है, साइंटिस्ट बनना है, यही सारी धारणाएं होती थी पहले की। तो उसमें क्या हुआ, उसमें यह हुआ मित्र कि जैसे नवाचार को जोड़ने, शैक्षिक नवाचार को जोड़ने का मतलब हुआ कि जो तकनीकी चीज़ें हैं, जो एक मान लीजिए कोई एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है और उसको जॉब नहीं मिल पाती है, फिर भी वो कुछ करना चाहता है, उस करने के उद्देश्य से, तो जो उस करने के लिए जो सहायता प्रदान करेगा वो शिक्षा में नवाचार ही सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि उस नवाचार में कौशल एवं क्रियात्मक क्रियाओं का कार्य कराया जाता है, व्यवसायिक गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है शिक्षा में, ताकि बालक सरकारी ना करके प्राइवेट भी करके अपनी आजीविका चला सके, कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए क्या है, रोजगार के अवसर सुलभ कराना। ठीक है मित्र, आगे आते हैं। मानवीय संसाधनों का विकास करने के लिए भी होता है, मानवीय संसाधनों का विकास करने के लिए। ठीक है मित्र, अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं साथी। इसमें क्या है कि विज्ञान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं, क्या साथी, एवं शिक्षण प्रविधियों में, शिक्षण प्रविधियों में मशीनों एवं संसाधनों का प्रयोग करना, संसाधनों का ठीक, अगला है साथी, नेक्स्ट है क्या कि सामाजिक विकास को, सामाजिक विकास को जीवंतता प्रदान करना, ठीक है, प्रदान करना तथा
विकास की गति बनाए रखना, विकास की गति बनाए रखना। क्लियर है मित्र? इतना कोई दिक्कत? थोड़ा सा देख ले कहीं कट उट तो नहीं रहा। ठीक है साथी, ठीक है ना? ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटाते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि आगे चला जा। आज सोच रहे हैं कि इसको समाप्त कर दे, ज़्यादा लंबा चला जाएगा। है बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इतना इसमें लिखना है, इसकी आवश्यकता है, इसका उपयोग, इसकी कार्यविधियाँ क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, सारी चीज़ें लिखना है ना, इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। ठीक है, इसको भी मिटा दें इसी के साथ। आप लोग एक कोठारी आयोग के अनुसार देख ही लिए कि इन्होंने, कोठारी आयोग ने भी इस नवाचार की क्या की थी, अपने शिक्षा के संबंधित जो भी योगदान इनका था उसमें इन्होंने क्या किया था, इसको ऐड किया था, किसको, शैक्षिक नवाचार को। तो शैक्षिक नवाचार का मतलब होता है कि शिक्षा के साथ साथ नए नए विचारों एवं अपेक्षाओं या ज़रूरतों के अनुसार क्या करना, शिक्षा प्रदान करना। अर्थात शिक्षा में क्या किए जाए, नए नए प्रयोग या नए नए व्यावसायिक चीज़ों को जोड़ा जाए, ताकि व्यक्तियों को बेरोजगारी से भी मुक्ति मिल सके, समाज का बेहतर निर्माण हो सके, शिक्षा को रोचक बनाया जा सके और शिक्षा की प्रक्रियाओं को समझने में बच्चों को सहायता मिल सके। इसका एक ही उद्देश्य था शैक्षिक नवाचार का। ठीक है मित्र? तो शैक्षिक नवाचार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी आ जाइए, देखते हैं शैक्षिक नवाचार के महत्व। अभी हमने उसकी आवश्यकता देखी, अब देखेंगे शैक्षिक नवाचार के महत्व। शैक्षिक नवाचार के महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन इनोवेशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, पहला, शैक्षिक नवाचार के द्वारा संरचनाओं का, शैक्षिक संरचनाओं का, किसका, रुकिए फिर से, क्या, नवाचार के द्वारा शैक्षिक संरचनाओं का, ठीक है मित्र, शैक्षिक संरचनाओं का नवीनीकरण किया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है। जैसे कि अभी मिटाते हुए ही मैंने इस बात की चर्चा किया था। नवाचार का उपयोग शिक्षा की उन्नति में किया जाता है। गुणात्मक उन्नति में, किसमें, गुणात्मक उन्नति में किया जाता है। यह ध्यान रहे। ठीक है, अगला देखते हैं, शैक्षिक व्यवस्था एवं उसकी कार्यप्रणाली को जीवंत बनाए
बनाए रखने के लिए किया जाता है, किया जाता है। अगला है शिक्षा का दिशा बोध कराने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। क्या साथी? महत्वपूर्ण है। ठीक। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार क्या साथी? शिक्षा का सार्वभौमिक अधिकार से प्राथमिक शिक्षा में निःशुल्क, क्या साथी? प्राथमिक शिक्षा में निःशुल्क शिक्षा से जोड़ना, निःशुल्क शिक्षा से जोड़ना। ठीक है। अगला देख लेते हैं मित्र। सभी के लिए समान अवसर देने में दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, अनवरत शिक्षा, लगातार अनवरत शिक्षा आदि जैसे लक्ष्यों को पाने में नवाचार का महत्व है। अगला है मित्र ठीक है। अब आते हैं, यह है इतना नवाचार के महत्व हैं। अब आते हैं शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। किसके? शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। ठीक है। एरियाज ऑफ इवैल्यूएशन इनोवेशन। ठीक। पहली बात इसमें एक नोट कर लीजिएगा कि कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCF
1986 के द्वारा बताए गए क्षेत्र, इसमें बात होगी। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक नवाचार में शैक्षिक नवाचार इसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो इसमें क्या था, शिक्षण अधिगम, दूसरा सामुदायिक सहभागिता। ठीक, तीसरा था पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। अगला है प्रार्थना स्थल के क्रियाकलाप। ठीक, मूल्यांकन, और मूल्यांकन, इतनी चीजें क्या थी इसमें निहित थी। ठीक, तो शिक्षण अधिगम का मतलब शिक्षण को सीखने में या शिक्षण अधिगम में जो भी प्रयोग किए जाने वाले सूत्र, नियम, सिद्धांत थे, उनके माध्यम से शिक्षा के नवाचार को बढ़ावा देना। सामुदायिक सहभागिता, कि जिस समुदाय से बच्चे हों, कोई समुदाय से बच्चे हों, उस समुदाय को प्रोत्साहित करना शिक्षा से जोड़ने के लिए या शिक्षा को नवाचारिक दृष्टिकोण को समझने के लिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, ऐसे क्रियाकलाप जो पाठ को सीखने में सहयोग प्रदान करें। प्रार्थना स्थल के क्रियाकलाप, प्रार्थना स्थल के क्रियाकलाप से तात्पर्य यह है कि जैसे कि प्रार्थना स्थल के बाद, प्रार्थना संपन्न होने के बाद बच्चों को नए नए विचार बुलवाना, नए नए तथ्यों के बारे में जानकारी कहलवाना। ठीक, जैसे वहाँ पे पीटी उटी की जाती थी, वह सब क्रियाकलाप। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है ना, मतलब सभी पक्षों का क्या करना, मूल्यांकन करना या उनका आकलन करना। यह होती है क्या, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। ठीक है, अगर इसको डिटेल में चाहते हैं तो लीजिए, मैं दे रहा हूँ डिटेल में, लिख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, डिटेल में भी देख लीजिए भाई, ताकि आप ये ना कहें कि डिटेल में हम लोग नहीं जान पाए। शुरू करते हैं मूल्यांकन से, क्योंकि यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला देख लीजिए इसमें मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, विद्यालय में पहले तो इसको जान लीजिए कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, परीक्षा नाम सुने हैं, के स्थान पर वर्तमान में मूल्यांकन को अपनाया गया। ठीक है साथी, दूसरी बात कि जब बालक प्रथम बार प्रवेश लेता है, तब उसके बारे में पूछताछ करना
जैसे कि जब बालक आता है आपको सीखने के लिए, तो वो भी क्या करता है कि कुछ न कुछ जानकारी उसके पास होती है, ऐसा नहीं कि एकदम अबोध होता है, ठीक है ना। ठीक, इसी के आधार पर ग्रेड प्रणाली का, इसमें ग्रेड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यह आप जानते ही हैं। फिल्म ब्लूम ने परीक्षा शब्द में संकीर्ण अर्थों में लिया है, जबकि मूल्यांकन शब्द को व्यापक रूप में लिया है। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब होता है कई पक्षों का मूल्यांकन करना, कई पक्षों के बारे में जान लेना। जैसे प्रार्थना स्थल पर क्रियाकलाप देख लेते हैं, दूसरा वाला, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि प्रार्थना स्थल पर क्रियाकलाप की बात आ गई। तो प्रार्थना स्थल पर क्रियाकलाप का तात्पर्य यह होता है साथी कि बच्चों की साफ सफाई, जैसे बच्चों से क्या करना, जैसे आप लोग पढ़ते थे ना प्राइमरी में, तो हम लोग क्या करते थे, प्रार्थना खत्म होने के बाद कागज, उसमें जितना फील्ड में कागज उगज रहते थे, खरपतवार रहते थे, उसको क्या करते थे हम लोग, उठा के एक जगह रख दिया जाता था, मतलब उससे प्रांगण क्या हो जाता था, साफ हो जाता था। तो बच्चों की साफ सफाई, क्या, बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा बच्चों की साफ सफाई की जांच करना। ठीक, कि बच्चा कौन सा उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा है। ठीक, जैसे मैंने बताया ही कि कुछ महत्वपूर्ण थाट बोलना, तो उसमें लिख सकते हैं बच्चों के द्वारा प्रेरणादायक विचारों का वाचन करवाना, विचारों का वाचन। ठीक, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। जैसे इसमें योग, प्राणायाम, जो पीटी उटी इत्यादि करवाना। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं शिक्षण अधिगम, देख लेते हैं क्या होता है शिक्षण अधिगम, देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये तीसरा है। ठीक है, परंपरागत विधियों एवं आधुनिक विधियों का प्रयोग करना। ठीक है मित्र, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल देना। ऐसे चीजें हो जाती है। ठीक, नई नई पद्धति, और क्या बोलते हैं कि आपका विचारों का प्रयोग करना। जैसे अब आ गया एक क्या, सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक सहभागिता। जैसे इसमें क्या हो जाता है मित्र, जैसे इसमें क्या हो जाता है कि इसमें ग्राम संसाधन समूह आ जाएंगे, ग्राम संसाधन समूह, ब्लॉक आ जाएगा, क्या आ जाता है, ब्लॉक आ जाएगा, या ब्लॉक संसाधन समूह कह सकते हैं। क्या साथी, ब्लॉक संसाधन समूह, संसाधन समूह, फिर उसके बाद जिला संसाधन समूह, इत्यादि जैसी चीजें क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं।
जैसे शिक्षा प्रेमी व्यक्तियों को विद्यालय में सहभागिता के लिए आमंत्रित करना। आमंत्रित करना। क्लियर है मित्र। अब आते हैं लास्ट वाला, पाठ्य सहगामी क्रियाएं। क्या हो जाएगा? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं में क्या हो जाता है? जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणात्मक उन्नयन के लिए, गुणात्मक उन्नयन के लिए लैब एरिया विकसित करना। क्या करना? लैब एरिया विकसित करना, जिससे बालक अनुसंधान एवं प्रयोग पर ध्यान दे सके। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हो जाती है। लैब एरिया हो गया, फील्ड एरिया हो गया। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि मेंटर द्वारा कम से कम महीने में दो बार लैब एरिया का भ्रमण करवाना आवश्यक है। भ्रमण करवाना चाहिए। लीजिए, यहाँ पे आपका शैक्षिक नवाचार भी आज समाप्त हो गया। अब हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने मैं उपस्थित होऊंगा, जिसको हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। और मुझे उम्मीद है मित्र, मेरे साथी, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों की यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही होगी। आप पढ़ रहे होंगे, निश्चित तौर पर सेट भी लगा रहे होंगे, तो उसमें कितना महत्वपूर्ण इस सेशन का आप लोग प्रयोग कर पा रहे होंगे, ये आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो ऐसे ही बेहतरीन सेशन के लिए हमारे YouTube चैनल जैकब अकेडमी से जुड़े और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय जैकब अकेडमी।